243 एमएलए हैं, इस किताब में भी मिल जाएगा, जाके लिस्ट करना। 243 एमएलए हैं, सबका नाम लिख लीजिए, किस किस दल से आते हैं लिख लीजिए। 2025 में इसमें 80% वापस नहीं दिखे जाएंगे। 80%, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे जिस पार्टी से। तो मैंने कहा ना कि 243 लोगों का नाम नोट कर लीजिए। अच्छा। और जब आएगा, जब रिजल्ट निकलने लगेगा, तो कम से कम 80% लोगों के नाम आप काट लेंगे। 2024 में 39 में कितने लोग कट जाएंगे जो अभी वर्तमान में? मुझे जहाँ समझ में आ रहा है कि एक तो जो तीर छाप पर लड़ेगा उसका खाता खुल जाएगा, नहीं मुझे डाउट है। इसलिए महागठबंधन कितना तीर मारता है, जितना तीर मारता है वो तीर तो बेकार जाएगा, निशाने पर नहीं लगने वाला है। बिहार के ताज़ा हालात और नई सियासत पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं इंजीनियर सचिदानंद राय, जो सारण से एमएलसी भी हैं और जन स्वराज अभियान में शामिल भी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा हालात और नई सियासत मैंने इसलिए कहा सर कि एक तरफ जहां पुल गिर जा रहा है, मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं और आप भी IITian हैं। ये पुल नहीं गिरा है, ये जो भ्रष्टाचार की इमारत उन्होंने खड़ी की थी ना, भ्रष्टाचार का जो पुल इन्होंने बनाया था, वो पुल गंगा में समाहित हुआ है। उसका अर्थ ये हुआ कि नीतीश जी अंतिम पारी खेल रहे हैं, इसके बाद इनकी राजनीति भी गंगा में समाहित हो जाएगी। तय बिल्कुल तय, साफ दिखाई दे रहा है, सिंबल आपके सामने है। अभी 12 तारीख को तथाकथित विपक्षियों की एकता की मीटिंग होने वाली थी, कल के 23 हो गया। देखिएगा 23 को भी क्या होगा। एक अव्यवहारिक बात चीज पर काम कर रहे हैं जो संभव नहीं है। कभी जो पार्टियां, केरल में कभी कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक साथ हो सकता है क्या? बंगाल में कभी कम्युनिस्ट कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक साथ हो सकते हैं क्या? बात ऐसी है कि आप एक ऐसा प्रयास करने जा रहे हैं जिसका कोई संभावना ही नहीं है। केसीआर कांग्रेस एक साथ हो जाएंगे, क्या नाम है वो, तेलुगु देशम और YSRCP कांग्रेस एक हो जाएंगे? नहीं ना हो सकता। तो जो जिनके पास कोई क्षमता है वो हो नहीं सकते। बाकी जाकर बंगाल में नीतीश जी समर्थन करते, लालू समर्थन से क्या फर्क पड़ता है? समर्थन करें या ना करें उसका तो जीरो फर्क है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं क्योंकि जब आदमी का थोड़ा कुछ खिसक जाता है ना, हो जाए ना, जब खिसक जाता है तो लोग ऐसे ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि सही में खिसक गए इस वक्त? साफ दिख रहा है आपको। बताइए, जिस प्रदेश में 1750 करोड़ का बना हुआ ब्रिज, जो कि वहाँ के लोगों का सपना था, लोग देख रहे थे कि अब ब्रिज का उद्घाटन होगा, ईश्वर के पास उद्घाटन होने को पहले गिर गया, जब उसकी सवारी चल रही थी गिरता तो पता नहीं क्या होता। तो जिस प्रदेश में ये घटना घटी, उस प्रदेश में नेताओं का जमावड़ा करने का वहाँ का मुख्यमंत्री कार्य कर रहा था, उनको थोड़ी भी शर्म नहीं बची है। तो ऐसे चीज़ों पर तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए था, और CBI और क्या इंक्वायरी नहीं करना चाहिए था, हुआ क्या है। तो खुद तो दूसरा कुछ कर रहे हैं। जो सचिव, जिसको जो उनका नाम बिल्कुल किचन कैबिनेट के सचिव जो है, उनको एक और भार दे दिया गया, एक और आपदा प्रबंधन का प्रभारी होने को दे दिया गया। मतलब आपदा लाइए भी आप ही, प्रबंधन भी कीजिए आप ही। तो ये तो क्या है कि खत्म है। मतलब आप मान है कि अब पूरी तरीके से बिहार जो है विकास की राह पर से भटक गया है? एक बिहार को तो विकसित होने का अवसर ही नहीं दिया गया। देखिए, किसी भी प्रदेश, किसी भी देश, किसी भी समाज को विकसित करने के लिए, नेल्सन मंडेला जी ने कहा है और जो भी विद्वानों कहे हैं कि गरीबी को काटने का सबसे अच्छा शस्त्र होता है शिक्षा। तो विकास के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वहाँ के नागरिकों को उचित शिक्षा मिले। और ये जो बड़े भाई, छोटे भाई या चाचा भतीजे की सरकार जो पिछले 32-33 वर्षों से चल रही है, इन लोगों ने पहला काम जो किया हुआ है कि शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दे। आज देखिएगा, कोई भी शिक्षक, के पाठक जी कल से पता नहीं क्या क्या नया नया कानून लेके आ रहे हैं, सदन के अंदर खड़े होकर शिक्षा मंत्री ने प्रश्न के जवाब में झूठ बोला कि उनके शिक्षक जो है केवल पढ़ाने का काम करते हैं और केवल 10 वर्षीय जनगणना और आपदा में मदद करते हैं और चुनाव में मदद करते हैं, जबकि पढ़ाना छोड़ के वो सब कुछ करते हैं। आप लोगों को भी पता है क्या करते हैं, मैंने गिनवाया भी था कि पशु गणना करते हैं, जाति जनगणना करते हैं, BLO का काम करते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण करते हैं, दहेज विरोधी अभियान में हिस्सा लेते हैं, वगैरह वगैरह। जो भी योजना यहाँ बनती है किसी भी विभाग की, तो मास्टरवा लोगों को जिम्मे दे दिया जाता है। आप लोग कभी शिक्षक तो बनने ही नहीं दिया, आपके तो मास्टरवा रहे। तो जब विद्यालयों में पढ़ाई ही नहीं होगी
तो विकसित बिहार की परिकल्पना ही नहीं आप कर सकते हैं। लड़का जब नहीं पढ़ेगा तो 3 में से 1 बनेगा, ऊर्जा होगी, ऊर्जा तो होती है स्कूल में, 3 में से 1 बनेगा, आवारा बनेगा। आवारा बनने का सारा जुगाड़ आपने कर रखा है। जब अपराधी बनेगा उसका भी अच्छा जुगाड़ कर दिया है, नया उद्योग शुरू कर दिए दारू और बालू का। बाकी सब बनेगा, किडनैपिंग और बाइक छीनना ये सब तो चल ही रहा था, वो अभी भी चल रहा है धर्म में से, तो नया उद्योग चल रहा है अपराधी। और अगर बहुत सभ्य दिखना लड़का तो क्या करेगा, वो पढ़ा लिखा तो है नहीं, मजदूरी खोजेगा। वो मजदूरी बिहार में मिलना नहीं है तो पलायन करेगा, दूसरे राज्यों में जाएगा। अब पलायन 2 प्रकार के हो रहे हैं। जो गरीब है, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते, उनका पलायन थोड़ी देर से हो रहा है, जाकर मजदूर बन रहे हैं, नादार के जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो थोड़ा सक्षम है, जो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दी, वो पलायन पहले कर जाते हैं एजुकेशन को लेकर। अब फिर वहाँ जब एक बार चले गए पढ़ लिख लिए तो आपके पास तो कोई काम तो है नहीं। इतना बड़ा मैन पावर है, आप देख लीजिए, एक नॉलेज इंडस्ट्री का कोई चीज़ यहाँ नहीं हुआ। उड़ीसा में आते ही कर दिया नवीन पटनायक ने। हम क्या हमारे यहाँ नहीं होता था, आप इंजीनियर हैं, हमारे यहाँ भी नॉलेज इंडस्ट्री होता था, हमारे यहाँ भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो सकते थे, कुछ नहीं हुआ। अगर थोड़ा भी अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी काम करना है तो उसके लिए दूसरे राज्य में जाना है। तो जो थोड़ा सक्षम है उनका ब्रेन ड्रेन और बालक ट्रेन हो रहा है, जब वो कम उम्र के रह रहे हैं तभी वो पलायन कर जा रहे हैं। और जो शिक्षा नहीं पा रहे, जो गरीब वर्ग से आते हैं, वो युवा होने के बाद पलायन कर रहे हैं। बिहार में देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, मैं नहीं कि कहने को तो तैयार हूँ कि लालू जी ने कुछ नहीं किया, जरूर कुछ किया होगा, तो 15 साल राज किए, ठीक है। उत्तर 37 में कुछ नहीं किया होता तो चौथा टर्म नहीं चल रहा होता। एक तरफ हम मान भी लें कि उन्होंने कुछ किया है, तो दूसरी तरफ इनको भी मानना पड़ेगा कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य है, सबसे अशिक्षित राज्य है, सबसे बेरोजगारी वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा पलायन वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा किसानों की बदहाली वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे कमजोर राज्य को बीमार पड़े तो राज्य में इलाज नहीं हो सकता। मतलब आप ये मान के चलें कि अब आप भी बिहार को विशेष राज्य की मांग की तरफ बढ़ रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा कभी तो जरूरी है, ना मिलेगा। और किसी राज्य को विकसित करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा की जरूरत नहीं है। पंजाब को विशेष राज्य का दर्जा मिला है क्या? पंजाब भी तो लैंडलॉक्ड स्टेट है, कितनी तरक्की किया है देखिए, यहाँ के लोग जाकर वहाँ खेतों में काम कर रहे हैं। तो ये तो जितनी बातें आप गिना रहे हैं उतनी बातें तो सत्ता की तरफ से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि भाई ये सब चीजें दूर हो जाएगी यदि विशेष राज्य मिलेगा। बस विशेष राज्य दर्जा मिलेगी, दूर हो जाएगी। और आप लोग जितना भ्रष्टाचार का सामाजिक कायम करके रखें, 40,000 करोड़ रुपया शिक्षा व्यवस्था में खर्च करते हैं और 40 बच्चे पढ़ते नहीं है, ये व्यवस्था कौन करेगा? जो है संसाधन उनका सही उपयोग हो रहा है क्या? आपको नहीं पता है कि शराबबंदी अपनी फेल है? शराब को जो 20,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है वो तो बंद हो गया, लेकिन 40,000 करोड़ का गलत पैसा जो है जो गलत लोगों के हाथ में जा रहा है और लोग गलत शराब पी के बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। आपसे तो ये क्राइम तो संभाला नहीं जा रहा है, और क्राइम करने का रास्ता खोल दिए हैं। ये पूरी चीज ही इसी तरह की है कि आप इसी में उलझे रहिए। बिहारी उलझे रहे, उनको कभी सही मुद्दा दिखाई न दे, इसमें उलझा कर। अभी आप बहुत लंबे समय से जनसुराज के साथ जुड़े हैं, कई गलियों को आपने देखा है, कई गाँव से होकर गुजरे हैं। जो वर्तमान की स्थिति है बिहार के अंदर, सबसे ज्यादा बदलाव किस चीज में चाहिए? आमूल चूल हर चीज में चाहिए। बिजली और सड़क अभी थोड़ा इंतजार कर सकता है, जितना है उतना सब काम चला लेंगे। बिजली कम से कम लोगों को सस्ते दर पे मिले, यहाँ पहुँचा है वो सस्ते दर पे मिले, लीजिंग ना हो, तो लोग पार्ट बचा रहे हैं, कंट्रैक्टर लोग नहीं होने चाहिए। तो बिजली का मोटा मोटी पेनिट्रेशन अच्छा हो गया है। सड़कें भी कुछ जगह छोड़कर सड़कें भी इस लायक हो गई है कि लोग घर पहुँच सकते हैं। अभी पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए किसानों की बदहाली पर और बच्चों की शिक्षा पर, युवाओं के रोजगार पर। अगर ये चीज़ें हो जाए तो शायद बिहार अपने आप में विकसित हो जाए। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो जर्मनी और जापान जैसे देश जो है पूरी तरह से तबाह हो गए थे, लेकिन ईमानदार शासकों ने 10 वर्ष के अंदर विकसित देशों की कतार में लाके खड़ा कर दिया और एक समय जापान जैसे अमेरिका से भी बड़ा इकॉनमी बन गया था। मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री अगर ईमानदार होगा, योग्य होगा और अपने को दुनिया का सबसे होशियार नहीं समझेगा, मतलब कि जहाँ जो विशेषज्ञ हैं उनको तो योग्यता में भी, इंजीनियरिंग में भी, तमाम चीज़ों में तो मुख्यमंत्री बहुत। मैं साफ कह रहा हूँ ना कि कोई भी जिसने सबसे बड़ी पढ़ाई कर ली हो वो भी सबसे ज़्यादा होशियार नहीं हो सकता है। हर विषय का होशियार नहीं होता, हर विषय के अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। आप ईमानदारी से उन विशेषज्ञों से सुझाव लीजिए
और ईमानदारी से उनको इम्प्लीमेंट क्रियान्वित करने का कार्य कीजिए। मेरा मानना है कि 10 वर्ष अगर ऐसा कोई कर जाए, कोई सरकार कर जाए, तो बिहार जो आज 28वें स्थान पर है, मतलब पिछड़ेपन के नाम पर के विषय में हम टॉप 10 डेवलप राज्यों में से एक हो सकते हैं। इतनी क्षमता हमारे अंदर है और बिहारियों में इतनी योग्यता है। 2024 को लेकर प्रयास लग रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी होंगे, दूसरी तरफ कौन होगा, इसको लेकर के आप कहाँ होंगे बिहार में? मतलब अब चूंकि लोकसभा से पहले तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, इतना तो तय, पार्टी आपकी बन जाएगी। बिहार में लोकसभा में आप 40 की तैयारी में भी हैं, क्या ये बात सच है? देखिए, एक बात समझिए, 40 की तैयारी में तो हम नहीं है, इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हम अपना भक्त पिटवाएं। जहाँ हमारी पदयात्रा हो चुकी होगी वही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे एक आध कोई अच्छे कैंडिडेट मिल गए तो एक आध एक्स्ट्रा में लड़ सकते हैं, तो 20, 22, 25 से ज़्यादा नहीं लड़ने वाले हैं। और एक बात और तय है, हम लोग तो प्रैक्टिकल आदमी हैं, थोड़ी समझ रखते हैं। अभी तक आज की तारीख में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन विकल्प नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर अंकुश नहीं डाला जाना चाहिए। बिहार से जो जीत के जाते हैं सीधे 39 लोग गए थे पिछली बार, किसी की हिम्मत नहीं कि एक बार भी सदन में बिहार की बात उठा सके, किसी में हिम्मत नहीं कि एक बार प्रधानमंत्री को बातें कर सके कि बिहार के विकास में समीक्षा की बैठक बुलाई जाए। इसलिए एक प्रेशर ग्रुप के रूप में यहाँ से बिहारियों को अपना नए लोगों को भेजना चाहिए, जो कम से कम वहाँ पर सरकार तो बनेगी घुमा फिरा के बीजेपी की, वो बहुमत देके हो या इतना ना पैसा है कि कोई वोट देगा, कोई भी जीत के जाएगा, पता चलेगा कि कोई जाके बीजेपी वाले बन गए। जैसे गंगा में आकर सारी नदियाँ मिल जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं, तो वो तो होगा। इस बार तो कम से कम ऐसा ही दिखता है। लेकिन ये जरूर है कि हम जन सुराजवादी हम लोग का ये है कि हमारे जितने जीत कर जाए, 5, 7, 10, 20 जो जीत कर जाए, वो कम से कम बिहार की बात को मजबूती से वहाँ उठाने का काम करेंगे, न कि जाकर हाँ में हाँ म्याऊं म्याऊं करेंगे। इसलिए बिहारियों से उसमें हमारा आग्रह होगा कि अपना एक प्रतिनिधि भेजिए जो बिहार की बात करे। सरकार तो माफी जाकर उन्हीं की बनेगी, ये तय है। ये कोई कहे कि अभी विकल्प मिल जाने वाला है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी सरकार का, इस चुनाव में तो नहीं, वैसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। असली लड़ाई तो 25 की है, बिहार का मुस्तकबिल 25 में लिखा जाएगा ना, तो उसके बारे में इतना ही कहूँगा। बाकी डिटेल चूँकि आपने पूछा नहीं है, बताऊँगा नहीं, किसी और को करते हैं कि अभी आप जाकर लिस्ट बना दीजिए। 243 से मिलने हैं, इस किताब में जो मिल जाएगा, जाकर लिस्ट 243 से मिलने हैं, सबका नाम लिख लीजिए, किस दल से आते हैं लिख लीजिए। 2025 में 80% वापस नहीं दिखे जाएंगे। 80%, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे जिस पार्टी से। मैंने कहा ना कि 243 लोगों का नाम नोट कर लीजिए। अच्छा। और जब आएगा, जब रिजल्ट निकलने लगेगा, तो कम से कम 80% लोगों के नाम आप काट लेंगे। उसमें जनस्वराज के लोग होंगे, और कौन होंगे वो तो दिखेगा आपको उसमें। जब मैं पूरे सारे पार्टियों को काटने की बात कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से नए लोग होंगे। तो सर चलते चलते एक छोटा सा सवाल, 2024 में 39 में कितने लोग कट जाएंगे जो अभी वर्तमान में? मुझे जहाँ समझ में आ रहा है कि एक तो जो तीर छाप पर लड़ेगा उसका खाता खुल जाएगा, नहीं मुझे डाउट है। इसलिए महागठबंधन कितना तीर मारता है, जितना तीर मारता है वो तीर तो पे काट जाएगा, निशाने पर नहीं लगने वाला है। दूसरी बात है, भाजपा भी अगर जो पुराने 17 चेहरों को अगर देगी तो 5 से ज़्यादा नहीं जाएगा, उठ जाएगी। इसलिए भाजपा को पहले उन चेहरों को बदलना पड़ेगा, और इसके बाद निश्चित रूप से भाजपा तो मजबूती से लड़ेगी। और जनसुराज जो लड़ेगा जनसुराज से लड़ेगा। जो नहीं अभी तक पहुंचा सदन में जिस पार्टी को, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। देखिए, एक बड़ा गठबंधन तो बन ही गया है, और भले ही वो जीते ना हो, लेकिन एक जन समर्थन तो उनका है, तभी तो लोकसभा में खराब करने के बाद विधानसभा तो इतना अच्छा प्रदर्शन किए। तो इसलिए मैं उस पर नहीं कह पाऊंगा कि कहाँ उनकी क्या स्थिति में, इतना विद्वान नहीं हूँ। लेकिन जिस पता ना शाख जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी की गिरी है, इसलिए तीर छाप पर तो नैया पार नहीं होने वाली है, और एक नया छाप रहेगा। बाकी छाप पहले सब देखते हुए आ रहे हैं। मैंने एक के बारे में बता दिया कि उसका भविष्य खत्म है, और एक नया आएगा, उसका भविष्य क्या होगा वो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो भी लड़ेगा, जहाँ हमारा कैंडिडेट होगा, जो भी लड़ेगा हमसे लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार फिर से हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये आंकड़ों का खेल है, और कह सकते हैं कि एक तरीके का घोषणा तो नहीं, लेकिन भविष्यवाणी कह सकते हैं। भविष्यवाणी की है इंजीनियर सचिदानंद राय ने, और ये भविष्यवाणी में कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। सहयोगी राजीव के साथ कुमार गौतम, 22 को पटना।